तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो पर। इस शो पर हम बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में और हम आपको बताते हैं कैसे आयुर्वेदा आपके जीवन को निरोग बनाता है और कैसे आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। तो दोबारा से हमारे साथ आज मौजूद हैं जेपीएस आयुर्वेदिक फार्मेसी से डॉक्टर जोगिंदर पाल जी। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा में दोष के बारे में। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, और प्लीज़ बताइए हमें कि आयुर्वेदा में किस तरह के और कितने दोष होते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे हम निरोगी रह सकते हैं। इसके लिए जो है हम अपना दिनचर्या ठीक ठाक रखें, अपना खान पान ठीक रखें, तो हम निरोगी रह सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए उपचार किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन दोषों से कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले तो आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं। त्रिदोष जिन्हें कहा जाता है। और किन किन दोषों से क्या क्या बीमारी होती है, इसकी चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले तो हम नाड़ी जो है ना उसको देखते हैं। नाड़ी देखने के बाद हमें पता चलता है कि नाड़ी जो है किस दोष पर चल रही है, कौन सा दोष हमें दर्शा रही है, जिस दोष से ये बीमारी हुई है। तो डॉक्टर साहब, ये नाड़ी आखिर में होती क्या है और कहाँ पाई जाती है? मैं आपको अपना हाथ देता हूँ। क्या आप देख के बता पाएंगे कि नाड़ी किस तरह से देखी जाती है? तो दर्शकों कृपया देखिए। हाँ देखो, पहले जो पुरुष होता है उसका दायां हाथ होता है, और जो स्त्री है उसका बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है, और देखने वाले का दायां हाथ होता है। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ये पहले वाली उंगली लगानी है, उसके साथ दूसरी उंगली लगानी है, इसके साथ तीसरी उंगली लगानी है। और ये तीनों उंगलियां जो हैं, इनको तीनों उंगलियों को बराबर रखना है। किसी को ज़्यादा दबाना नहीं है, किसी को ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना है। फिर दोबारा इसको एक एक को दबा के चेक करना है। पहले पहली वाली को दबाना है, फिर दूसरी को दबा के चेक करना है, फिर तीसरी को दबा के चेक करना है। ठीक है, फिर आराम से रखो इसको। नहीं पता चले तो बार बार दोबारा चेक कर सकते हो। क्या इसे बार और बार चेक करने से डॉक्टर साहब कोई नुकसान होता है? हाँ, नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। मतलब पहली बार नहीं समझ आती, दूसरी बार फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों की जो नाड़ी है बिल्कुल धीरे चलती है, बहुत कमज़ोर चलती है। कुछ लोगों की नाड़ी बहुत तेज़ चलती है। तो उसकी वजह से, जहाँ कई लोगों ने ज़्यादा कपड़े पहन रखे होते हैं, उसकी वजह से भी नाड़ी का सही पता नहीं चलता। एक और बात है, खाली पेट जो है नाड़ी बिल्कुल स्पष्ट चलती है। और अगर आपने कपड़े जो हैं ठीक पहने हुए हैं, ज़्यादा कसे हुए नहीं हैं, तो फिर भी आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही हमने ये अपने 3 पोटे जो हैं हाथ के नाड़ी पर रखे हुए हैं, अगर नाड़ी जो है पहले पोटे के नीचे चल रही है तो इसको बात रोग माना जाएगा। बात यानी कि बाजू। दूसरी जो है पित्त की है, पित्त यानी कि अग्नि। तीसरी जो है कफ की है, कफ यानी पानी, जल, जल की नाड़ी है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप हमें इन सब नाड़ियों के बारे में बताएंगे? तो शुरू करते हैं वायु से। हाँ, जैसे बाजू बढ़ गया, बाजू के अनेक रोग हैं। बाजू के बढ़ने से मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं आपको गिना सकता, समय कम है। लेकिन मोटे तौर पर जो आम है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में बताता हूँ।
बात की वजह से ये जोड़ों का रोग, सूजन, और बात की वजह से ही गैस, पेट में जो गैस बनती है, जिसके पेट में जल नहीं होती लेकिन गैस बनती है, केवल गैस बनती है, ये बाजू की वजह से है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इस अगर दोष को किसी में पाया जाता है तो इसका इलाज कैसे करते हैं हम? जैसे मैंने बताया कि बाजू से ये रोग हुए, लेकिन बाजू को शमन करने के लिए जो औषधियाँ हैं वही देंगे तो उससे बाजू रोग जो ये ख़त्म होगा। जैसे ये निर्भर करता है रोग की तीव्रता पर। जितनी तीव्रता रोग की होगी उसी हिसाब से उतनी ही पोटेंसी वाली दवाइयाँ जो हैं देनी पड़ेंगी। जैसे थोड़े समय का रोग है, जल्दी जल्दी रोग शुरू हुआ है, तो उसको बहुत कम दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई पुराना रोगी है, कोई 10 साल से पुराना रोगी पीड़ित है, दर्दों, जोड़ों के दर्दों से पीड़ित है, तो उसको दवाई जो है उतनी लंबी चलेगी। जैसे 1.5 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने तक भी लग सकते हैं। ये रोग पर डिपेंड करता है कि कितना रोग पुराना है, कितना नया है। शुरू शुरू में तो ये जल्दी थोड़ी दवाई से ही ठीक हो सकता है। जी जी वैद्य जी, तो अब हमने जान लिया है वायु दोष के बारे में। आइए आगे हम जानते हैं अगले दोष को। तो क्या आप बताएंगे कौन सा दोष है वैद्य जी, और इसका किस तरह की बीमारियां हैं और किस तरह से उनसे निजात पाया जाता है? अगला है जैसे पित्त है। पित्त के रोग भी बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें कुछ जो मुख्य हैं उनके बारे में आज बात होगी। जैसे सीने में जलन होना, ये पित्त रोग है। दिल की बीमारी होनी, ये पित्त रोग है। और हाथों में, पैरों में, सिर में सेक निकलना, ये भी पित्त का रोग है। और कई बार जो पेट में गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो जाता है। जैसे ज़्यादा एसिड बढ़ने से पेट के अंदर जख्म से हो जाते हैं, जिनको हम अल्सर कहते हैं। जब अंदर पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं तो फिर भी गैस बढ़नी शुरू हो जाती है। और पहले जो मैंने बताया था कि बाजू की वजह से गैस होती है, अब क्या है, पित्त की वजह से भी गैस बढ़नी शुरू हो जाती है। ये तब बनती है जब पेट में अल्सर बनते हैं और अंदरूनी सिस्टम जो है ज़्यादा पूरी तरह से काम नहीं करता, ठीक ढंग से काम नहीं करता। पेट में जो खाना जाता है ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पड़ा रहता है और सड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से पित्त और बढ़ता जाता है। और आम तौर पर जो है अजुर्वेद में यही कहा जाता है कि ये जो पित्त है, पित्त का स्थान जो है अग्नाशय है, और छोटी अंतड़ी जो है इसमें ज़्यादा जो है पित्त रहता है। और इसको निवारण के लिए हम भी उसी हिसाब से इसका जो है इलाज करते हैं। पहले तो उसका खान पान जो है रोगी का वो ठीक करते हैं कि ऐसा खान पान शुरू करें जिससे एसिड कम से कम बने या ना बने, ऐसा हम रोगी को खाने के लिए सलाह देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से खाने होते हैं जिनसे कि एसिड बनता है? क्या आप दो ऐसे खानों का नाम लेके बताना चाहेंगे? जैसे तला हुआ भोजन जो है, इससे एसिड बनेगा। दूसरा जैसे चाय और कॉफ़ी, इससे भी एसिड बनेगा। तो ये दो मुख्य, आजकल के समय में अगर हम देखते हैं, ये दो भोजन नौजवान, हर नौकरी पेशे वाला आदमी तला हुआ बहुत खा रहा है और चाय कॉफ़ी बहुत पी रहा है। हाँ, ज़्यादा नमक और जो फास्ट फूड है, ये भी इसकी वजह है, एक वजह है। और इससे जो है एसिड ज़्यादा बनता है। जितना एसिड ज़्यादा बनेगा उतना ही इससे बीमारियां जो है तैयार होंगी। इसमें जैसे शुगर है, शुगर भी पित्त रोग है। जैसे बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, ये भी पित्त रोगी के होते हैं ज़्यादा। और दूसरा कई बार तो पहले मैंने बताया आपको कि जो हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो बात रोग से होता है।
लेकिन जो जैसे हड्डियां किसी की चूर चूर हो रही हैं, टूट रही हैं अंदर से, हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हड्डियां क्षीण हो जाती हैं, ऑस्टियोपराइसिस होता है जैसे कि। ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्राइसिस जो जिसे बोलते हैं, ये मतलब ज़्यादा पित्त जब बढ़ जाता है तो ये हड्डियों के अंदर जाके पित्त की मात्रा जाके उनको कमज़ोर करती है। ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। जब ऑटो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो तभी ये रोग जो है, हड्डियों का रोग जो शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हड्डियों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमने जाना दो दोषों के बारे में, जो कि हैं वायु और पित्त। आइए हम तीसरे दोष के बारे में जानते हैं और देखते हैं उसका इलाज और उसकी दिक्कतों से निजात कैसे पाया जाता है। हाँ, जैसे तीसरा दोष है कफ। कफ जो है, कफ से तो जब कफ का हम नाम ही लेते हैं तो ये इशारा करता है ज़्यादा खांसी, नज़ला। और जब भी हमारे शरीर के अंदर कफ दूषित हो जाता है तो उसकी वजह से ये मुख्य तौर पे होता है। दूसरा, इसके साथ साथ और भी बीमारियां हैं कई जो कफ के साथ संबंधित है। जैसे कुछ लोगों के पेट के अंदर बाजू गोला होता है। बाजू गोला जो बनता है, कफ और बाजू दोनों के मिलने से बनता है। और कई बार जैसे मैंने पीछे बताया कि पित्त रोग जो है ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। अगर पित्त रोग के साथ वात रोग मिल जाता है, वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं, तो क्या काम होता है, जैसे आग को हवा मिल जाए तो आग बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर पित्त को वात मिल जाती है तो क्या है कि पित्त अग्नि की तरह बढ़ जाता है अंदर। जैसे पेट्रोल पर एक माचिस की तीली डाल देते हैं तो आग एकदम पकड़ लेती है, वैसे ही हमारे शरीर में पित्त के साथ वात अगर बढ़ता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो कफ है, अगर कफ बढ़ जाता है शरीर के अंदर, कफ और वात बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्दें, जोड़ों को सूजन शुरू हो जाती है। और कफ विकृत हुआ तो खांसी जुकाम भी होता है। और ऐसे ही जैसे रसौलियाँ जो गोले अंदर बनते हैं वो भी कफ की विकृति के कारण बनती हैं। कई बारी फोड़ा वगैरह होता है तो वो भी इसकी वजह से होता है। तो डॉक्टर साहब, हमने आज जाना कि आयुर्वेदा के हिसाब से शरीर में कोई भी दोष किस तरह से पनपता है और कोई भी बीमारी किस तरह से मूल रूप से आपके शरीर में घर कर जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये नया साल है और हम 2022 में कदम रख चुके हैं, आप अपने दर्शकों को आज कौन सी एक ऐसी टिप देना चाहेंगे जो वो अपने जीवन शैली में आजमाएं और निरोग जीवन को आगे कैरी करें? मैं सभी दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि अपना जो खान पान है उसको सादा और शुद्ध बनाएं। ऐसा करने से आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार भी हैं तो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिनों के उपचार के बाद जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो खाना पीना है वो अपने शरीर के हिसाब से खाएं। शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उतना ही दें, ज़्यादा ना दें। और साफ़ और सादा खाना जो है शरीर को दें, शरीर निरोगी रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों और अलविदा आप सब लोगों को। और हम चाहते हैं कि आपका दिन शुभ रहे, आपका साल शुभ रहे, और डॉक्टर साहब की तरफ से भी आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। तो अलविदा दोस्तों, और इसी के साथ हमारा ये शो आज का समाप्त होता है। और हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप रोगी हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। हम अगली बार उसका निजात लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर साहब का नंबर आपको डायरेक्टली देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर साहब को आप डायरेक्ट कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं आपकी दिक्कत के बारे में। और बहुत ही कम शुल्कों पे हमारे डॉक्टर साहब आपका इलाज करेंगे और आपको सलाह देंगे कि कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। और अगर आप
किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको यह इन्फॉर्मेशन और यह ज्ञान जो यहाँ पर हमने दिया है काम आ सकता है, कृपया उन्हें हमारे बारे में बताएं। कृपया उन्हें कहें कि वो अपने जीवन को एक स्वच्छ और अच्छे खाने से परिपूर्ण रखें। इस तरह वो स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, अलविदा।